उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने आप में ही बिल्कुल एक अलौकिक, अजूबा, अद्भुत, अद्वितीय और किस तरह की घटना नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसके पीछे में जितनी शक्ति निहित होती है, जितनी विध्वंसक इसकी क्षमता होती है, वह बिल्कुल अपार है। आप इस स्थान पर देख सकते हैं, एक पुल बनाया गया बांद्रा के ऊपर में, कुर्ला के साथ में, वर्ली के ऊपर में, और वह पुल है। उस पुल के ऊपर से, मतलब कि वह पुल करीब है कम से कम 60-70 फीट ऊंचा है ज़मीन से, और ये जो तरंगे आ रही हैं उनके ऊपर से भी आ रही हैं। यही हुआ है जब मुंबई में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे तौते बोलते हैं, जब उसको प्रभावित किया। तो तौते एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इस तरह के जितने भी चक्रवात आते हैं उनके सबके अलग अलग नामकरण दिए जाते हैं। और ये जब चक्रवात आते हैं किसी भी स्थान पर, तो अपने साथ में इतनी तेज हवा, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, कभी कभी उनके कुछ झोंके होते हैं, आप सोच सकते हैं 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले झोंके होते हैं। और समुद्र उसमें बिल्कुल उफान पे चलाता है। एक एक लहर होती है उसकी 30-30 फीट की ऊंचाई लिए रहती है। और हवा में अगर आप इस चक्रवात में फंस जाइए तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक एक बूंद आपको सुई चुभाने का काम करेगी और आप खड़े होकर देख तक नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो चक्रवात होते हैं, कुछ आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन कुछ बेहतर भी होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर बारिश के सिर्फ यही एक साधन ही होते हैं। उस स्थानों पर किसी और साधन से बारिश भी नहीं आती है। यह एक प्राकृतिक घटना है, और यह प्राकृतिक घटना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। अभी क्या हो रहा है हाल फिलहाल में कि अरब सागर में इस तरह के जो चक्रवात थे, या पहले आया नहीं करते थे, अब इस तरह के चक्रवातों की बारंबारिता में निरंतर वृद्धि होते जा रही है। सामान्यतः जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो हम लोग यह कहते हैं कि इसकी तुलना करते हैं हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी से। अब अगर देख रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में लगातार अरब सागर में इस तरह के चक्रवात आ रहे हैं। वायु आया, निसर्ग आया, इस वर्ष ताउते आया, और कुल मिला जुला कर ताउते हाल फिलहाल के आने वाले समय में चौथा चक्रवात हुआ करता था। तो ऐसा सभी के मन में यह बात आ रही है कि ऐसा क्यों है कि इस तरह के चक्रवातों की बारंबारिता वृद्धि हो रही है, और ऐसा हो क्यों रहा है कि ये जो चक्रवात होते हैं, ये चक्रवात अपनी विभीषिका में भी बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और विभीषिका में बढ़ने का मतलब आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, और इन तस्वीरों से आपको जानकारी मिल जाएगी उस स्थान पर बाढ़ की कैसी स्थिति होती है, उस स्थान पर विध्वंस की कैसी लीला होती है, और उस स्थान पर और क्या क्या नहीं हो सकता है। यह मुंबई की तस्वीर है। मुंबई में ऐसा समय पहले कभी लोगों ने नहीं देखा कि बारिश, और वो भी बारिश है, इतनी तेज हवा के साथ में आई हुई हो। तो जब इस तरह के चक्रवात आते हैं तो उस स्थान पर हवाओं की जो गति होती है वह 60 किलोमीटर से लेकर कम से कम वह 150-200 किलोमीटर तक चली आती है। और आप समझेंगे कि कुछ कुछ जो हवाएं होती हैं, उनके झोंके होते हैं, वह करीब 210 किलोमीटर के होते हैं। और ये जो झोंके होते हैं वह आसानी नहीं होते, उन झोंकों को झेलना आसान काम नहीं होता है। और ये जो चक्रवात है, यह ताउते जब आया और अभी आया, इसने प्रभावित किया है, तो उसने पूरे पश्चिमी तट को तो प्रभावित किया ही किया है, लेकिन साथ ही साथ है उसके प्रभावित करने की पूरी जो दशा है वह उत्तर भारत तक चली आती है। और दिल्ली में भी लोगों ने इस बारिश का अनुभव किया, और वो भी इस गर्मी में। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरी तरह से भरी दोपहरी में वसंत खिल गया इस स्थान पर, लेकिन साथ ही साथ किसी न किसी स्थान पर इसके नुकसान भी अच्छे खासे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी तट पर चक्रवात बिल्कुल आते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। और जब हम लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि इससे चक्रवात आते नहीं थे, आप समझ सकते हैं कि जिस समय हम लोगों ने अपने चक्रवातों का वर्गीकरण करना शुरू किया, जिस समय से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई, उसके पहले भी चक्रवात आते थे। 1928 में एक चक्रवात आया था, 1940 में एक चक्रवात आया था। 1940 का जो चक्रवात इस स्थान पर आया था, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये रेयरिटी था, मतलब कभी कभी आने का काम किया करता था। तो इन दोनों चक्रवातों में उससे के मुंबई के जितने भी गांव हुआ करते थे, वर्सोवा हुआ करता, वो जो कि खासकर फिशिंग विलेज, मतलब कि यहाँ पर मछुआरे रहते थे और मछली पालने का काम किया करते थे। वर्ली था इस स्थान पर, मंदुप था, ऐसे जितने भी गांव थे उन सभी के नाव टूट फूट के पूरे समुद्र में बिखरे पाए गए थे। और 1940 में
नॉर्वे का एक जहाज़ भी आया था। वो जहाज़ ऐसा गायब हुआ कि आज तक मिला ही नहीं, और कम से कम 300 नौकाएं वहाँ पर पूरी तरह से टूट फूट कर विध्वंस होकर अरब सागर में छितराई हुई थी। तो इस तरह के चक्रवात यहाँ पर आया करते थे। वो अब हुआ है कि अब इनके चक्रवातों की संख्या बढ़ गई है, और आप देखेंगे पहले चक्रवात वायु आया था, निसर्ग आया था, अभी आया है जिसे ताउते कहते हैं। तो इस तरह के चक्रवात इस स्थान पर हमेशा आते हैं, सबका पथ भी बिल्कुल अलग अलग रहता गया है। हाँ, यह अलग बात है कि इन चक्रवातों की बारंबारिता में अभी हाल फिलहाल में परिवर्तन आया है। और यह जो बारंबारिता है, जैसे इस चार्ट से भी देखेंगे कि मानसून के पहले तक कुछ चक्रवात आया करते हैं, तो मानसून के समय में कुछ चक्रवात है और मानसून के उपरांत में। अब इस पूरे के पूरे बारंबारिता में अच्छा खासा आमूल परिवर्तन आ चुका है। मतलब यह तस्वीर अब वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और जैसी होती थी। क्यों? क्योंकि अब जो मानसून के पहले चक्रवात आया करते थे, इनकी मात्रा में भी वृद्धि हो गई है। मानसून के समय में आते थे, उनकी मात्रा में भी वृद्धि हो गई है, और मानसून के बाद तो वृद्धि हो ही गई है। अब ऐसा क्यों होता है कि इस स्थान पर इतने चक्रवात आते हैं, और इन चक्रवातों के आने के पीछे में कारण क्या है? पहले देखिए, जाहिर है जब हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोग तुलना कर रहे हैं कि पहले चक्रवात कम क्यों आया करते थे, या सामान्यतः पूरे के पूरे अरब सागर में चक्रवातों के कम आने के पीछे कारण क्या हुआ करता था इस स्थान पर। अब इस पूरे बात को आप देखेंगे, समझेंगे, तब आपको मालूम चल पाएगा। उसका एक कारण हुआ करता था इस स्थान पर, यहाँ पर सोमाली के तट पर, ये पूरे के पूरे भाग में यहाँ पर हमेशा ठंडी जलधारा हुआ करती थी। ठंडी जलधारा जिसे हम लोग कहते हैं सोमाली की जलधारा, इस स्थान पर यह एक जलधारा थी जो ठंडी जलधारा थी। और यह ठंडी जलधारा की वजह से क्या होता था, पूरा का पूरा अरब सागर ठंडा रहता था। तो जाहिर है जब इस स्थान पर अरब सागर में यह सारा भाग ठंडा रहता था, तो ठंडा सागर किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं होता है इस चक्रवातों के जन्म के लिए, क्योंकि ये जो चक्रवात आते हैं, इन चक्रवातों को के लिए ईंधन क्या होता है? ईंधन होता है गर्म सागर। गर्म सागर से हो रहा वाष्पीकरण से निकल रही ऊर्जा, क्योंकि वाष्पीकरण जितना अधिक होगा ऊर्जा की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। तो यह भाग सामान्यतः ठंडा हुआ करता था। हाँ, इसके ठंडे में अब कमी आई। दूसरा एक और भी कारण है। अगर हम लोग हिंद महासागर के कुल की तुलना की बात कर लेते हैं, तो हिंद महासागर में चक्रवातों की जो बारंबारिता है, वो बारंबारिता क्यों अधिक होती है? क्योंकि इस स्थान पर, यहाँ पर जितने भी प्रशांत महासागर में चक्रवात जन्म लेते थे, उनके अवशेष चले आते थे बंगाल की खाड़ी में, और यही अवशेष अंततः ये बीजारोपण का काम करते थे सभी चक्रवातों के, नए चक्रवातों के लिए, और पूरा का पूरा पूर्वी तट चक्रवातों से पूरी तरह से विध्वंस हो जाता था। यह दूसरा कारण था। तो जाहिर है सबसे अधिक मात्रा में जो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो टाइफून के नाम से जाने जाते हैं, और वह इंडो पैसिफिक इस क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस भाग में आते हैं। यह एक कारण रहा है जिसकी वजह से अरब सागर में सामान्यतः चक्रवातों की मात्रा में कमी रहती है। दूसरा एक और भी कारण है इस पूरे भाग में, और वह कारण है कि जितने भी चक्रवात यहाँ पर जन्म लेकर आते हैं, वो सारे चक्रवात है, जैसे इन्होंने यहाँ इस स्थान पर जन्म लिया, यहाँ पर जन्म लिया, तो वह अपने बाईं तरफ में मुड़ जाते हैं। इस स्थान पर वह बाईं तरफ कहाँ मुड़ जाते हैं? ओमान की तरफ में मुड़ जाते हैं। तो अब बाईं तरफ में या उत्तर की तरफ में आकर, बिल्कुल उत्तर की तरफ में आकर वह गुजरात की तरफ में मुड़ जाते हैं। वह पूरे के पूरे पश्चिमी तट को प्रभावित नहीं किया करते थे, केरल को प्रभावित नहीं किया करते थे, और जाहिर है मुंबई को प्रभावित नहीं करते थे। मुंबई को प्रभावित करने की जो घटना, वो बिल्कुल ही नई घटना है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। फिर इसे आप देख रहे हैं, एक वास्तविक रूप में एक चक्रवात की एक तस्वीर है, जो चक्रवात इस स्थान से आया, यहाँ से आया, ये किस तरह से बाईं तरफ में मुड़कर ओमान की तरफ में चला जाता है। एक और भी कारण है इसके साथ में ही साथ, जैसे कि पश्चिमी घाट को अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट का भाग है। तो पश्चिमी घाट में इस तरफ में आने वाली जो हवाएं हैं, जितनी भी हवाएं हैं, वो जो कि भारत से आती थी, ये सारी हवाएं पूर्वी हवाएं हैं। ये सारी हवाएं इस स्थान पर चक्रवातों को, जो चक्रवात इस तरह से यहाँ जाया करते थे, उनको घुसने नहीं देती थी, उन्हें ठेल देती थी पश्चिम की तरफ में। इसलिए पश्चिमी तट प्रभावित नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ एक और भी बात थी, ये जितने भी इस तरह के चक्रवात आते हैं, वह चक्रवात आने के लिए उनको किस तरह की परिस्थिति चाहिए? तो उनको जिस तरह की परिस्थिति चाहिए, वह परिस्थिति चाहिए कि ये इस स्थान पर, यहाँ पर एक उच्च दबाव का एक
दीवार बन जाता है उच्च स्थान पर। तो जब यहाँ पर उच्च दबाव की एक दीवार बन गई तो उच्च दबाव, ऊंचा दबाव मतलब कि जो रास्ता होता है चक्रवात का, वह क्या करता है, एक कम दबाव के रास्ते से होकर जाता है। जैसे ही उच्च दबाव आ गया तो चक्रवात को उस स्थान से बाहर की ओर ठेलना शुरू कर देता है, और जैसे ही चक्रवात यहाँ से चला गया तो पश्चिमी तट इसका प्रभावित नहीं रहता था। तो ये इस पूरे के पूरे भाग में एक तो पश्चिमी तट प्रभावित नहीं होता था, अरब सागर प्रभावित नहीं होता था, और अगर कोई भाग होता था तो वो होता था ओमन होता था, यमन होता था, या कुछ कुछ भाग इसके प्रभावित होने का काम करते थे, और गुजरात तो जाहिर है होता ही था। अब इस पूरे के पूरे प्रवृत्ति में अच्छा खासा अंतर आ चुका है, और यह अंतर क्या आ चुका है, यह अंतर आने के पीछे में बहुत सारे कारण हो गए हैं। अब एक कारण हो गया इस पूरे भाग में कि सागर के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब यह सागर के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसका सबसे अच्छा प्रभाव देखने को मिला कि केरल में वर्षा की मात्रा अधिक होने लगी है। आपने अनुभव किया होगा, आज से 2 साल पहले केरल में इतनी तेज वर्षा हुई, उसके बाद भी वर्षा हुई कि उस स्थान पर ऐसी बारिश हुई, ऐसी बाढ़ आई जो 125 सालों में कभी भी नहीं आई थी। तो तापमान क्या करता है, तापमान, अगर जल का तापमान अधिक है तो उससे जल का वाष्पीकरण अधिक होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। जैसे ही पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो यह वर्षा के लिए ईंधन का काम करता है। इससे 2 बातें होती हैं, एक तो कि ऊपर की हवा में अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसको कहते हैं सुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी मिलती है, और दूसरा इसे पानी भी अच्छी खासी मात्रा मिलता है, और पानी जितना ही इसे मिलेगा उतनी ही अधिक मात्रा में एनर्जी भी मिलेगी। तो तापमान में अरब सागर की निरंतर वृद्धि होते जा रही है, और इसके जितने भी इसके लिए अध्ययन किया गया है उन सभी अध्ययन ने यही बताया। दूसरा कारण है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, मतलब कि मानसून समाप्त हुआ और मानसून अब आने वाला है, तो जो मानसून समाप्त हुआ और मानसून आने वाला है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वह दिन पर दिन अब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अंतराल के बढ़ने से क्या होगा, अंतराल के बढ़ने से जो सागर होता है वह जितना अंतराल बढ़ेगा उतना ही गर्म होगा, उसमें उतनी ही संभावनाएं बढ़ती हैं कि वह चक्रवात उत्पन्न करे और उत्पन्न करते ही जाए। तो यह मानसून में जो 2 मानसून है उनके बीच का समय भी बढ़ता जा रहा है। तीसरा एक और भी कारण अब आया है, और वह आया है ऊपरी वायुमंडल में परिवर्तन। ऊपरी वायुमंडल में परिवर्तन करता है कि ऊपरी वायुमंडल में एक बहुत तेज हवा चलती है। अब अगर हवा तेज चलती है और नीचे चक्रवात का जन्म हो रहा है, तो वो हवा क्या करती है कि चक्रवात को पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होने देती है, वो एक तरह से आप समझ सकते हो उसे उड़ा कर लेके चली जाती है। वायुक्षोभ कहते हैं इसे। विंड शेयर मतलब कि 2 हवाएं बिल्कुल विपरीत दिशा में जाती हैं, या ये एक हवा नीचे की ओर जा भी रही है तो दूसरी हवा इतनी तेज गति से जाती है कि ऊपरी वायुमंडल में पूरी तरह से वह परिवर्तन ला देता है। अब क्या हुआ है कि ऊपरी वायुमंडल में भी अब हवाएं उतनी तेज नहीं चलती हैं जितनी उनको तेज चलनी चाहिए अरब सागर के ऊपर में। तो इसके बहुत सारे वैश्विक कारण हैं, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैगन जूलियन ऑसिलेशन है, साथ ही साथ है एक और भी एल नीनो प्रभाव है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हवाएं आपस में इस रूप में, नीचे की हवाएं कम तेज, ऊपर की हवाएं बहुत तेज है, या नीचे की हवाएं कम तेज, ऊपर की हवाएं और भी कम, तो यह जो पूरा परिवर्तन है आ चुका है। पहले जैसी स्थिति थी अब नहीं है। अब चौथा कारण हो जाता है जिसके धूल कण जितने ही अधिक होंगे, धूल कणों के ऊपर में ही बारिश का पानी अपने आप को जमा करने का काम करता है। धूल कणों की मात्रा जितनी अधिक है उतनी ही अधिक मात्रा में उसके भाप को अवशोषित करने की क्षमता भी होती है, और उसकी कैपेसिटी भी होती है, वह अधिक काम कर भी पाता है। और ये धूल कण कहाँ से आए, धूल कण नगरों से। जितने भी नगर बनेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में धूल कण वायुमंडल में निश्चित होते हैं, जाकर उसमें फैल जाते हैं, और यह धूल कण कभी भी भलाई का काम आपके लिए नहीं करते हैं, आपकी सांसों के लिए नहीं करते हैं, आपके फेफड़ों के लिए नहीं करते हैं, जलवायु के लिए तो करने का कोई सवाल ही नहीं है इस स्थान पर। तो यह एक पहलू चलाता है। अब हाल फिलहाल में अब ऐसा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी इस पर प्रभाव आ गया है। हम लोग यह मानते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर विश्व में तापमान में वृद्धि हो रही है। कुछ साक्ष्य तो मिलते ही हैं इसके संदर्भ में और इसके समर्थन में। अगर तापमान में वृद्धि हो रही है, और मान लेते हैं कि तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है, हरित गृह प्रभाव की वजह से हो रही है, तो हरित गृह प्रभाव से यह काम ही बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव अगर होगा
तो क्या होगा, वायुमंडल का ऊपरी भाग गर्म हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल का अगर ऊपरी भाग गर्म हो गया तो नीचे का भाग ठंडा हो गया। ऊपर गर्म नीचे ठंडा, तो नीचे की हवा ऊपर की ओर नहीं जा पाएगी। ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। लेकिन हो क्या रहा है, इसके साथ में हो रहा है कि हरित गृह प्रभाव की वजह से जो पानी है वो अच्छी खासी मात्रा में गर्म हो जा रहा है। और जब हम लोग कह रहे हैं कि पानी अच्छी खासी मात्रा में गर्म हो जा रहा है, तो पानी जितना गर्म होगा, पानी में उतनी ही अधिक मात्रा में उथल पुथल होगी और उसमें उतनी ही अधिक विध्वंस करने की क्षमता होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में उसमें एनर्जी जनित होगी या ऊर्जा जनित होगी उस स्थान पर, उतने ही अधिक मात्रा में वह आसपास के सारे भागों को विध्वंस करने का काम भी करेगा। जो आप इस तरह के चित्रों में देख रहे हैं कि क्या समुद्र की क्या स्थिति है और समुद्र कितना विकराल दिखता है ऐसे परिस्थितियों में। अब अगर ऐसा चक्रवात आ ही जाता है और इसकी बारंबारिता बढ़ी गई है, जैसे कि तौते के बात हुआ, तो तौते ऐसे चक्रवात करता क्या अंततः, यह क्या करेगा कि किसी भी स्थान पर इस तरह का चक्रवात इतनी अधिक बारिश करता है जितनी को एक साल में या कम से कम आधे साल में बारिश होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये इतनी अधिक बारिश करेगा कि दिल्ली में जितनी बारिश होती है पूरे साल भर में, यह मात्र ऐसा चक्रवात अगर 2 दिन तक रह जाए, 3 दिन तक, तो उतनी बारिश कर देगा जितनी पूरी की पूरी साल भर में दिल्ली में बारिश होती है। मतलब कि आराम से 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश 2-3 दिनों में कर देता है। और अगर ऐसा हुआ तो कौन सी नदी बारिश के इतना पानी संभाल पाएगा? तो किसी भी नदी की ऐसी स्थिति नहीं रहती है, इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वह इतने पानी को संभाल पाए। साथ ही साथ और क्या होता है कि जैसे ही चक्रवात आता है तो चक्रवात के ऊपर में तापमान तो कम होता ही है, लेकिन दबाव भी बिल्कुल कम हो जाता है। जब से ही दबाव कम होता है तो समुद्र का पानी है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और यह समुद्र का पानी हवा के साथ में आगे की ओर चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र का ऊपर उठा हुआ पानी हवा के साथ में चलता है और जैसे ही तट के पास पहुंचता है, तो अगर यह मात्र 2 मीटर 3 मीटर ऊंचा उठा है तो तट के पास पहुंचते पूरे 40-50 फीट ऊंचा उठ जाता है और लगता है कि पानी की दीवार आ गई और दीवार ने उसको मारकर बिल्कुल खराब कर दिया। जैसे ही ये चक्रवात तौते की तरह आएगा, मतलब कि यह जो चक्रवात है, इस तरह का कोई भी चक्रवात आएगा, तो हवाओं के बारे में हम लोगों ने बात की है कि हवाओं के जो झोंके हैं वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो एक एक झोंका कम से कम 200-200 किलोमीटर का हो सकता है। और भारत में और भी समस्या आएगी इसके सहारे, क्योंकि अभी एक महामारी फैली हुई, चीन के द्वारा फैलाई हुई, और इस महामारी में वैसे ही लोग परेशान हैं और अब और भी लोग परेशान हो जाएंगे या हो भी गए थे इस स्तर से। अब बहरहाल अगर अब ऐसी स्थिति है तो क्या ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी? भविष्य में भी ऐसी स्थितियां होने वाली हैं या क्या भविष्य में ऐसी स्थिति होगी कि इसे थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, बेहतर भी होगा? तो अब आप समझ सकते हैं कि भविष्य में ये बारंबारिता इनकी बढ़ते ही जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो वैश्विक तापमान में कमी नहीं आने वाली है, नंबर 1, इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। दूसरी बात है कि जो मौसम का स्वरूप है, जो प्रतिरूप है, पूरी तरह से शिफ्ट कर गया, बदलाव में आ गया है, पूरी तरह से बदल गया है। तीसरी बात है कि हम लोग किसी भी तरीके से अब एरोसॉल जो धूल कण है उनकी मात्रा को कम नहीं कर पा रहे हैं और धूल कणों की जो मात्रा है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है इस भाग में। तो भविष्य में जितने भी आसार हो सकते हैं जो कि इस तरह के चक्रवातों के जन्म में मददगार होंगे, वो मददगार होते हैं और होते ही रहेंगे। इसलिए आने वाले समय पर जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां और भी विकराली होंगी। अगर अभी की परिस्थिति विकराल है तो आगे आने वाले समय और भी बेहतर नहीं होने वाली है। अब इसका उपाय ही सिर्फ एक ही दो है, या तो मनुष्य इन बातों से अपने आप का समायोजन कर ले, या दूसरी स्थिति क्या आती है, दूसरा उपाय क्या आता है कि हम लोग अपने मौसमी तंत्र को इतना बेहतर कर लें कि इससे हम लोग बच पाएँ। जैसे मालूम चल पाए कि हाँ ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है तो हम लोग भागकर कहीं और चले जाएं। अब ये हम पर है कि हम प्रकृति का नुकसान करके उसके विध्वंस को देखकर, झेलकर कितना भाग पाएंगे और कब तक भागते रहेंगे। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.